सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में नोएडा पुलिस भी है जिसकी तारीफ हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कड़ाके की सर्दी के बीच जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की जाबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी इनकी तारीफ की। दरअसल इन 3 कर्मचारियों ने बेहद ठंडे पानी के बहाव में घुसकर टूट चुकी पेयजल सप्लाई बहाल कर दी। यहाँ तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। लिहाजा डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निस्वार्थ सेवा भाव और अडिग इच्छा शक्ति को सलाम। यूपी की नोएडा पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज को नई जिंदगी दी। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, जबकि डोनर फरीदाबाद में था। लिहाजा मरीज के परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी ताकि ये किडनी समय पर मरीज तक पहुंच सके। इसके लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, कई जगह ट्रैफिक रोका और फिर फरीदाबाद से किडनी महज 25 मिनट में यथार्थ अस्पताल पहुंचा दी, जबकि ये सफर करीब 1.25 घंटे से ज्यादा का था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी के मथुरा में कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। दरअसल उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए और उसके बाद वो वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर भी पहुंचे, जहां उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं एक दिन पहले बुधवार को उन्होंने यमुना घाट पर भी पूजा की थी। मोहन यादव ने अपनी इस धार्मिक यात्रा पर सोशल मीडिया पर भी लिखा कि उन्हें परिवार के साथ मथुरा, गोकुल, वृंदावन और भगवान के जन्म स्थान के दर्शन का अवसर मिला। साथ ही सीएम मोहन यादव ने मथुरा में दर्शन के बाद मधुसूदन के बाल स्वरूप की प्रतिमा भी ली। राजस्थान के अलवर में बोरिंग से तेज पानी का फव्वारा बनने का मामला सामने आया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। बताया गया कि यहाँ पानी का स्तर काफी नीचे है, फिर भी ऐसा देखने को मिला। ग्रामीणों के मुताबिक नजदीक ही कुछ दूरी पर दूसरे खेत में मशीन से बोरवेल की खुदाई चल रही थी। लिहाजा आशंका है कि नीचे से आपस में पानी का स्रोत मिलने से ये पानी प्रेशर से लीक हो गया, फिर वहाँ पानी का तालाब बन गया। कहा जा रहा है कि कभी यहाँ नदी भी हुआ करती थी। फिलहाल ये पानी का फव्वारा वहाँ बंद हो गया है। यूपी के मुरादाबाद में बीटेक के 2 छात्रों ने दृष्टिहीन लोगों के लिए खास पहल की। दावा है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसे ग्लास तैयार किए जिनकी मदद से दृष्टिहीन रास्ते पर चलते हुए ये जान पाएंगे कि आगे क्या चीज है। इसमें ऑडियो भी सुनाई देगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई भगदड़ से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में टिकट बुकिंग काउंटर पर बुधवार शाम टोकन लेने के लिए पहुंची भीड़ के बीच मची भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल भक्तों की भीड़ तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन का टिकट लेने पहुंची थी और जैसे ही एक गेट खुला, लोग टिकट पाने के लिए दौड़ पड़े, जिससे कि ये दर्दनाक हादसा हो गया। ऐसे में जरूरी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई जानलेवा भगदड़ को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर की हैं। तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में हर रोज लाखों भक्त अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बुधवार को एक बड़ी अनहोनी हो गई। एकादशी के मौके पर दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालु लंबे समय से लाइन में लगकर टोकन लेने का इंतजार कर रहे थे। हर श्रद्धालु अपने परिवार के लिए जल्दी से टोकन लेकर दर्शन करना चाहता था और जैसे ही पुलिस ने तिरुमला श्रीवारी वैकुंठ द्वार टिकट काउंटर खोला, सभी लोग एक साथ दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई। उसके बाद यहाँ का मंजर चीख पुकार से भर उठा, क्योंकि यहाँ हुई भगदड़ कई श्रद्धालुओं की जिंदगी पर आफत बनकर आई और इस भगदड़ में कई लोग गिर गए तो कई बेहोश भी हो गए। बेहोश लोगों की सांस वापस लाने की लोग कोशिशें करते नजर आए।
तिरुपति देवस्थानम मंदिर को दर्शन करने के लिए हजारों लोग एक दिन पे आते हैं और उन लोगों को टिकट देने के लिए ऐसा काउंटर्स यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। और इस काउंटर पे यहाँ के लोगों का, ये डिवोटीज का दर्शन के लिए उनका आधार कार्ड लेकर, उसके बाद वहाँ उनका डिटेल्स पूरा लेकर, उसके बाद एक फोटो के साथ उनको एक टिकट देंगे। और आगे अभी आप यहाँ पे टिकट लेंगे तो लगभग 24 आवर्स लग जाएगा आपको टेम्पल जाने कर वहाँ पे दर्शन देने के लिए। और कल रात को यहाँ पे 10 दिन के लिए, आज से 10 दिन के लिए एक इम्पोर्टेंट उत्सव है, उसको बोलते हैं वैकुंठ द्वार का दर्शन। और उसके लिए एक पार्क के अंदर 4000 लोग के ऊपर वहां पे खड़े हुए रहते हैं। और जब वक्त उस पार्क का एक गेट को उन्होंने ओपन किया था, क्योंकि एक लेडी को वहां पे एक लेडी को शी वाज नॉट फीलिंग वेल, बट अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने गेट को ओपन किया था वहां पे एक स्टैम्पीड सिचुएशन हैपेंड और उस पे 6 लोग मर गए हैं। अभी इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे दौरान बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि दैट ही इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है। तिरुपति पे हर दिन हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा काउंटर्स हैं और जिस काउंटर में जिस दर्शन के लिए टिकट मिलता है वो पूरा यहाँ पे ठीक तरह से चलना पड़ेगा, वरना ऐसा सिचुएशन आएगा। इसीलिए अब बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। और अभी यहाँ पे जे दो देख रहे हैं, ऐसा ही टिकट काउंटर है जहाँ पे अभी डेवोटीज को यहाँ ये टिकट दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस भगदड़ में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 लोगों की मौत में एक महिला की पहचान की गई। मृत महिला का नाम मल्लिका बताया जा रहा है। एकादशी दर्शन के टोकन लेने के लिए तिरुपति मंदिर में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। दर्शन करने के लिए सभी के पास टोकन होना जरूरी था, क्योंकि बगैर टोकन के वो दर्शन नहीं कर सकते थे। लिहाजा इस भीड़ में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। इसी बीच जैसे ही पुलिस ने तिरुमला श्रीवारी वैकुंठ द्वार का टिकट काउंटर खोला, हजारों लोग एक साथ टोकन लेने के लिए दौड़ पड़े और कई लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अभी हम एक सिम्स हॉस्पिटल की बाहर हैं। यहाँ पे तो जो इंजर्ड हुआ था उनका अभी ट्रीटमेंट हो रहा है। और यह तिरुपति जैसा मामला यह है कि यहाँ पे तो भीड़ बहुत, हर दिन यहाँ पे भीड़ होता है, क्योंकि इस एक वेरी इंपॉर्टेंट होली प्लेस है। और क्या हुआ कल, एक इम्पोर्टेंट सीन यहाँ पे वैकुंठ एकादशी बोलते हैं, साल पे 9 दिन के लिए वो होता है। और उसके लिए पहले दिन का टिकट लेने के लिए वहां पे सब लोग आए हुए थे और इसको बोलते हैं स्वर्गवासल, विच इसको ट्रांसलेट करेंगे तो गेट टू हेवन। वो बहुत ऑस्पिशियस है, इसीलिए उन लोगों ने कल सुबह से वहां पे खड़े हो रहे थे और एक पार्क के अंदर उनको दे हैव बीन प्लेस्ड। तो वहां क्या हुआ कि जब उन्होंने गेट को ओपन किया था लगभग 6 बजे जैसा, उस वक्त वो पूरा लोग वहां से लगभग 4000 लोग एक ही सेकंड वहां से बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे थे। उस वक्त ही वहां स्टैम्पीड हुआ है। अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि यहाँ पे बंदोबस्त और सब कुछ ठीक ही करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे 6 लोग मर गए हैं। दरअसल वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमला में 10 दिनों के वैकुंठ द्वार दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने का टोकन लेने के लिए बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। दर्शन कार्यक्रम 10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक है। वहीं नायडू सरकार ने तिरुपति घटना के पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही भगदड़ की घटना पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे को लेकर पुलिस अधिकारियों और मंदिर प्रशासन से बातचीत भी कर चुके हैं और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अब तक ऑफिशियली कितने लोग मर गए? 6 लोग मर गए। वो कहाँ के लोग हैं सर? सब लोग थोड़ा लोग तमिलनाडु है, आंध्रा भी है। तो एक बॉडी आइडेंटिफाई हुआ, 5 आइडेंटिफाई करने का है। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने मंदिर में उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम किए थे। 10, 11 और 12 जनवरी को वैकुंठ एकादशी उत्सव के मौके पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने कुल 1,20,000 टोकन देने का ऐलान किया। टोकन वितरण के लिए कुल 9 केंद्र बनाए गए थे, जहां 54 काउंटर के जरिए टोकन दिया जाना था। एक केंद्र को छोड़कर बाकी सभी काउंटर्स तिरुमला की पहाड़ी के नीचे तिरुपति टाउन में बने थे। सबसे पहले तिरुपति टाउन के जीवाकोना इलाके में जिला परिषद स्कूल में बने केंद्र से पुलिसकर्मियों और भक्तों के बीच बहस की खबर आई। सुबह से शाम तक कतार में जुड़ने के लिए खड़े लोगों का सब्र जवाब दे गया। भक्त जबरन लाइन में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर वहाँ हालात को कंट्रोल कर लिया गया। हालात काबू में आए ही थे
तो रामा नायडू स्कूल में बने केंद्र से हालात बेकाबू होने की खबर आई। दरअसल इसी केंद्र में सबसे ज्यादा भीड़ जमा हुई थी और जैसे ही गेट खुला टिकट लेने के लिए लोग दौड़ पड़े। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की आस्था कितनी गहरी है। ऐसे में सवाल ये भी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए नियम क्या हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना 50,000 से 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। सामान्य दर्शन में 1 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा हो तो इसका समय और भी बढ़ जाता है। हालांकि भीड़ से बचने के लिए तिरुपति बालाजी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर वीवीआईपी दर्शन किए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी में वीवीआईपी दर्शन के लिए मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसमें नाम, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर जैसी जानकारी देकर लॉग इन कर बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग दर्शन करने के लिए कई घंटों से लेकर कई दिनों तक मंदिर के पास रुककर दर्शन का इंतजार करते हैं। इस हादसे के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने सभी श्रद्धालुओं से माफी मांगी है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि हर रोज भीड़ को संभालने का अनुभव रखने के बावजूद आखिर भगदड़ मच कैसे गई। ऐसे में जरूरी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई जानलेवा भगदड़ को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। तिरुपति से अपूर्वा जयचंद्रन और प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शरद पवार ने की आरएसएस के स्वयं सेवकों की तारीफ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए आए अखाड़ों की पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संतों से मुलाकात की, साथ ही भरोसा दिया कि महाकुंभ के आयोजन को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यहां आम लोगों से लेकर साधु संतों तक सभी के लिए खास व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में इस बार करीब 10,000 विशेष अतिथियों को न्योता दिया गया। इसमें पहली बार पैरा एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेता, स्टार्टअप, पेटेंट धारक और स्कूल प्रतियोगिता के विजेता भी शिरकत करेंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी नजर आएंगी। वहीं केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों को भी गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया है। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने अपने कर्मचारियों को ऐसा सुझाव दिया जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने अपने कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हफ्ते में 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया। यही नहीं, इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये तक कहा कि आप घर पर रहकर आखिर कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारोगे। इसके अलावा सुब्रमण्यम ने रविवार को भी दफ्तर आने की सलाह दी। एल&टी के चेयरमैन ने कहा कि वो खुद रविवार को ऑफिस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर पीएम ने दुनिया को ये मंत्र दिया कि विश्व का भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 10 लाख की चोरी के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार यूट्यूबर जॉनी गाने शूट कर यूट्यूब पर भी डालता था। वो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहता था और हाल ही में लव मैरिज भी की थी, जिसकी वजह से उसका परिवार नाराज था। लिहाजा वो खोड़ा कॉलोनी में किराए पर मकान लेकर रहने लगा था। लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी में रखी कैश ट्रे से 10 लाख रुपए चुरा लिए थे। कहा जा रहा है कि उसने घर खर्च बढ़ने पर ऐसा किया। इसी कंपनी में कुछ समय पहले वो काम भी करता था। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सियासी दल एक दूसरे को घेरने में जुटी है। शीश महल और राजमहल का शोर थमा भी नहीं था कि केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने के लिए एक नया दांव चल दिया। केजरीवाल ने जाटों को आरक्षण देने और उन्हें ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर मोदी को चिट्ठी लिख दी। दिल्ली में जाटों की आबादी 8% है और वो दिल्ली की करीब 10 सीटें जाट बहुल है। केजरीवाल के जाट कार्ड के जवाब में बीजेपी की तरफ से जाट नेता परवेश वर्मा ने मोर्चा संभाला और बीजेपी को जाटों और गुर्जरों का असली हितैषी बता डाला। वहीं इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है और कांग्रेस के भीतर भी अंतर्कलह शुरू हो चुका है। राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता।
जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। उनसे कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना। जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे था। ये दिल्ली का अखाड़ा है, यहाँ पोस्टर वार है। यहाँ मुफ्त वाली रेवड़ियों की बहार है। यहाँ चुनावी बातों में रुपए पैसों की बौछार भी है। राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, पर अब एकदम नई एंट्री हुई है आरक्षण की, जो अब तक तो दिल्ली के चुनाव से दूर थी। पर इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जाति और आरक्षण का नया दांव चला है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के बाद दिल्ली में जाट वोटों को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी केजरीवाल पर जाति वाली राजनीति का आरोप लगाकर हमलावर हो गई है। किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। दरअसल दिल्ली में 8% जाट मतदाता हैं और 8 सीटें जाट बहुल हैं। दिल्ली देहात की कई सीटों पर तो जाटों की आबादी 20% तक है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वाली सियासत हमेशा से हावी रही है। इस बार भी पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने भी मौके पर चौका मारते हुए ऐलान कर दिया कि सत्ता में आए तो महिलाओं को 2500 रुपए महीने देंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। खबर है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के इन वादों और घोषणाओं की सियासी काट की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी 300 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से मंदिर और गुरुद्वारे में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया जा सकता है। बीजेपी की ओर से मुफ्त साफ पानी का भी वादा हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी दिल्ली में लाडली बहना योजना जैसी स्कीम की भी घोषणा कर सकती है। दिल्ली के चुनावी समर में वोटर लिस्ट पर तनातनी चुनावों के ऐलान के बाद भी दिख रही है। आज केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस मुद्दे पर शिकायत की। केजरीवाल का आरोप है कि कई विधानसभा सीटों पर जिस तरह वोट काटे गए और जिस तरह नए नाम जोड़ने के आवेदन दिए गए, उसकी जांच जरूरी है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टरवार और तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने आज फिर नए पोस्टर जारी की, जिसमें कहा गया है कि आप सरकार ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। वहीं आपने अपने नए पोस्टर में फिर से बीजेपी के सीएम चेहरे वाला सवाल उठा दिया। उधर दिल्ली चुनाव पर इंडिया गठबंधन में घमासान मचा है। ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुलकर खड़े हो चुके हैं। और हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी कह दिया कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही जीतेंगे, जिस पर नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित भड़क गए। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। से कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली, नई दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाए दिल्ली में लड़ लें। आप उन कांग्रेस के नेताओं कहेंगे कि अभी ना समर्थन करें अरविंद केजरीवाल को? ऐसा है, कोई समर्थन करना चाहता है नहीं करना चाहता है वो इररिलेवेंट है यहाँ, ठीक है। जिस व्यक्ति को लगता है कि शराब घोटाले में उसको पैसा नहीं मिला है वो ये सब कह रहे होंगे, उनसे कहिए
महाराष्ट्र में जिता दे फिर आम आदमी को। खुद क्यों लड़ रहे थे चुनाव? इतने अच्छे नेता हैं तो इस गठबंधन में इनको प्रोजेक्ट करते हैं ना, क्योंकि दिल्ली में तो ये मुख्यमंत्री बने नहीं, वहां बन जाते। जब कांग्रेस की किरकिरी होने लगी तो कहना पड़ा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, इसलिए क्षेत्रीय दल जिसे चाहे उसे समर्थन दे। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीतते दिनों के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल दिल्ली की जनता के मूड का है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 528 अंक लुढ़कर 77,620 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 162 अंक फिसला, ये 23,526 पर आ गया। ऑयल एंड गैस, बैंक और आईटी समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 300 रूपये महंगा हुआ। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने के दाम बढ़कर 80,300 रूपये हो गए। वहीं चांदी भी 500 रूपये महंगी हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 93,000 रूपये पर पहुंच गई। गुरुवार को रुपए को हल्की मजबूती मिली। रुपया 4 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपये 87 पैसे हो गई। मर्सिडीज बेंज ने भारत में नई इलेक्ट्रिक एसयूवी EQG 580 को लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए रखी गई है। इसमें बड़ी बैटरी पैक, 4 इलेक्ट्रिक मोटर समेत कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में ये कार 473 किलोमीटर तक का रेंज देगी। साथ ही EQG 580 में ऑफ रोडिंग के लिए कई खास फीचर हैं। इसके जी टर्न से कार 720 डिग्री तक घूम सकती है। सबसे खास बात ये कि ये कार 45 डिग्री के ढलान पर चढ़ सकती है और 850 mm गहरे पानी में भी चल सकती है। कार मेकिंग कंपनी स्कोडा ने अपनी नई कार इनियाक को ग्लोबली पेश कर दिया। इसमें बड़ी इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, छोटा ड्राइवर डिस्प्ले, नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। कंपनी ने इसे 6 अलग अलग इंटीरियर ट्रिम्स के साथ पेश किया है। कंपनी इसे भारत में इस साल के आखिर में लॉन्च कर सकती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पंजाब के एक गांव में हुई अनूठी पहल की। ये पहल शादी समारोह में फिजूल खर्ची और बुराइयों को रोकने के लिए की गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के बठिंडा जिले के बल्लो गांव में ग्राम पंचायत ने शादियों को लेकर एक अनोखा फैसला लिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। ग्राम पंचायत ने घोषणा की है कि जो परिवार शादी समारोह में डीजे नहीं बजाएंगे और शराब नहीं परोसेंगे, उन्हें 21,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत ये राशि बतौर प्रोत्साहन उस परिवार को देगी जो अपने घर में शादी के दौरान इन बातों का पालन करेगा। बल्लो गांव की सरपंच अमरजीत कौर ने बताया कि ये फैसला गांव की भलाई और नशे के खिलाफ एक मुहिम के तहत लिया गया है। इस फैसले से न केवल विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची रुकेगी, बल्कि शराब के सेवन पर भी लगाम लगेगी। आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में जिन शादी समारोहों में शराब परोसी जाती है और डीजे पर तेज गाने बजते हैं, वहां झगड़े हो जाते हैं। लगभग 5,000 की आबादी वाले बल्लो गांव की पंचायत ने इन सुधारों से गांव के विकास की उम्मीद जताई है। ग्रामीणों का मानना है कि ये बदलाव उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जाहिर है, पंजाब के एक छोटे से गांव ने सामाजिक सुधार और विकास को लेकर एक बड़ी पहल की है, जिसका बड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बठिंडा के गांव बल्लो में इस वक्त मौजूद हैं। इस गांव की पंचायत की ओर से ऐसा फैसला लिया गया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। बातचीत गांव के लोगों से करते हैं, यहाँ के सरपंच से करते हैं। फैसला जी सारा ने ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 21,000 ਸਗਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ।
पंजाब के बठिंडा गांव में एक पंचायत द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है और 21,000 रुपया इनाम की घोषणा की गई है। तो हमारे साथ पंजाब के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पंजाब में ऐसी रवायत पहले नहीं थी, एक नया कंटेम्परेरी दौर में एक ऐसी शुरुआत की गई है, बड़ी कमेंडेबल है। मैं इन लोगों को, इस ग्राम पंचायत को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मैं इसको अच्छा मान रही हूँ। जैसे कि आज हमें पता चला बठिंडा के एक मालवे गांव में जैसे कि डिसीजन लिया गया, एक सरपंच ने, आई एम प्राउड ऑफ सरपंच जी कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जहां पर दारू नहीं चलेगी, शराब नहीं चलेगी, डीजे नहीं चलेगा, तो उसको हर बंदे को हर घर में 21,000 रुपया दिया जाएगा इनाम के तौर पे। मैं चाहती हूँ देश के सभी गांव में ऐसा ही डिसीजन लेना चाहिए। इससे हमारा देश बहुत अच्छा तरक्की करेगा। और जो लड़कियों की शादी में वेस्ट ऑफ मनी है, ये दारू, ये डीजे, जो गरीब घर के परिवार की लड़कियां, उनके लिए ये बहुत सहयोग है और ये अच्छा डिसीजन है। हम इसकी सराहना करते हैं। जो जैसे कि इकोनॉमिक परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादी में जो है माँ बाप पे बोझ आता है सारा, तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया है बहुत ही सराहनीय है। तो काफी अच्छा फैसला, क्योंकि गरीब जो बाप है अपनी दिन रात की कमाई जब अपनी लड़की की शादी में लगाता है तो कहीं ना कितना बड़ा खर्चा है। क्योंकि अगर हम डीजे का भी लगाते हैं तो 50,000 से लेकर लाख रुपए तक का स्टॉल डीजे वाला लेता है, और दूसरी ओर जब हम अल्कोहल का भी स्टॉल लेंगे उसमें लाखों तक का खर्चा। तो कहीं ना कहीं जो लोग है, जो गरीब बाप है, उसके पैसे तो जरूर बचेंगे और मैसेज एक काफी अच्छा जाएगा। कि लोगों का जरूर कहना है कि ये जो डिसीजन है बठिंडा के, मालवा के बठिंडा के बल्लो गांव में लिया गया है, ये पंजाब के हर गांव की पंचायत को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। इससे जो भी शादी वाला घर होगा, उस घर को भी, उसके परिवार को भी आर्थिक मदद भी मिलेगी और लोग भी ऐसे अगर ऐसा जो स्टेप बाकी गांव उठाएंगे तो उससे पंजाब का भी भला होगा। अमित शर्मा, गुड न्यूज टुडे, अमृतसर। सैमसंग का सालाना इवेंट 22 जनवरी को। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। पीआईबी यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम से वायरल नौकरी के एक फर्जी विज्ञापन को लेकर आगाह किया। दरअसल इस विज्ञापन में फर्जी दावा किया गया है कि नेशनल हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और आयुष्मान मित्र के पदों पर भर्ती की जा रही है। लेकिन पीआईबी ने बताया कि ये दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया है। दावा है कि जोमेटो अब 15 मिनट में खाना आपके घर तक डिलीवर कर देगा। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए 15 मिनट में फूड डिलीवर करने का ये नया ऑप्शन दिया है। हालांकि रेस्टोरेंट से डिलीवरी लोकेशन 1.5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। हालांकि अभी ये सेवा सभी जगह उपलब्ध नहीं है। सैमसंग ने अपनी सालाना लॉन्चिंग इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड 2025 की तारीख घोषित कर दी। ये इवेंट 22 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगा। इस दौरान कंपनी स्मार्टफोन की अपनी फ्लैगशिप एस सीरीज समेत कई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश दुनिया की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको दिखाएंगे कि एआई के इस्तेमाल से कैसे बुजुर्गों का खालीपन दूर किया जा सकता है और उनकी देखभाल भी की जा सकती है। दरअसल टॉमबॉट नाम की कंपनी ने एक ऐसा रोबोटिक पपी बनाया है जिसे डिमेंशिया और अल्जाइमर से पीड़ित बुजुर्गों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। जनी नाम का ये पपी न सिर्फ बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगा बल्कि उनके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। ये रोबोट बिल्कुल असली पपी की तरह दिखता है। डॉगीज को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। इस बात को कई बार डॉगीज ने साबित भी किया है, लेकिन अब कई जगहों पर डॉगीज की जगह रोबोट भी ले रहे हैं। सुरक्षा से लेकर मेडिकल साइंस में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनी नाम का ये रोबोटिक पपी आजकल खूब चर्चा में है। पीले रंग का लेब्राडोर पपी जैसा दिखने वाला ये रोबोट स्पर्श और आवाज पर प्रतिक्रिया देता है और अपना प्यार जताता है, अपनी पूंछ हिलाता है। इस रोबोटिक पपी को अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीजों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस रोबोटिक पपी को देखभाल करने की भी जरूरत नहीं है। इन पपी को व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों का इलाज करने, साइकोट्रोपिक्स समेत कुछ दवाओं की जरूरत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और हमारा लक्ष्य है कि ये रोबोटिक पपी FDA चिकित्सा उपकरण बने।
इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी के सीईओ का कहना है कि उन्हें इस रोबोट को बनाने की प्रेरणा उनकी मां से मिली, जो अल्जाइमर से पीड़ित थी। मेरी मां को जब अल्जाइमर डिमेंशिया का पता चला था तो सुरक्षा कारणों से मुझे उनके डॉगी को दूर करना पड़ा था। मैं इसका विकल्प खोज रहा था और जो भी उनके पास ले जाता था वो उन्हें पसंद नहीं आता था। तब मुझे पता चला कि बाजार में कितना बड़ा खालीपन है। मुझे पता चला कि डिमेंशिया या प्री डिमेंशिया कम बीमारी वाले 300 मिलियन से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जो मेरी माँ की तरह हैं, जो एक जीवित जानवर की सुरक्षित या व्यवहारिक देखभाल करने की उनकी क्षमता भी सीमित है। लॉस वेगस में जिनी नाम के इस रोबोटिक पप्पी को पेश किया गया तो ये अल्जाइमर से पीड़ित बुजुर्गों के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे कोई असली पपी हो। CES 2025 में ये पपी रोबोट लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। इसकी कीमत $1500 रखी गई है। इस रोबोट में जरूरत के हिसाब से कंपनी बदलाव भी कर सकती है, इसलिए रोबोट को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसकी डिमांड काफी मात्रा में मिल भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम की पावन धरा पर आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ मेला क्षेत्र में आस्था और भक्ति की अलग ही धुन सुनाई दे रही है। मेले में कई ऐसे मंडली भी हैं जो कि परंपरागत गीत और संगीत के जरिए संगम की रेती में भक्ति का मिठास घोल रहे हैं। कुंभ के रंग भी अजीब हैं। साधु संत महात्मा पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ साथ भजन मंडली भी है, भजन गाने वालों की टोली भी है जो इस पूरे कुंभ में घूम घूम कर कुंभ का भजन और भगवत भजन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त अगर आप इस टोली को देखेंगे तो ये शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा है और मध्य प्रदेश से आई हुई ये टोली है जो कि लगातार भगवत भजन और भगवान का नाम का भजन कर रही है। तो आपको पहले हम सुना रहे हैं कि इनके बोल क्या हैं। बही बही जाए इसमें कोई कोई नहाए, इस धुन के साथ इस तरह की मंडली आपको दिखाई देगी। महाराज आप लोग कहाँ से आए हैं? शिवपुरी जिला है साहब, शिवपुरी जिला। और ये भजन क्या है और क्या इसी तरीके का भजन करेंगे? ये प्रयागराज धाम में आनंद की लहर बह रही है, उसी खुशी में ये राम भजन चल रहा है। और महाकुंभ के पर्व में इसमें नाना प्रकार के संत डुबकी लगा रहे हैं, हम सबको धन्य बना रहे हैं। इसी प्रकार आप सभी लोगों के, सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आए महाराज आप? शिवपुरी से आए हम। अच्छा, तो आप लोग भी ये भजन गा रहे हैं? भजन गा रहे हैं। क्या है भजन? गंगा नहाए जाम कोई, कोई नहाए जाम कोई। आपको पग पग पर टेंट दर टेंट आपको ऐसे भजन गाने वाले मिलेंगे जो कि इस पूरे महीने, पूरे कुंभ के महीने या तो धुनी रमाएंगे, मंडली जमाएंगे, राम धुन और भक्ति के धुन गाते हुए दिखेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।